Hello everyone. Today's our topic is metabolic basis for living. मेटाबॉलिक पाथवेज जो हैं वह सिंपलर स्ट्रक्चर से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की तरफ भी बढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें एसिटिक एसिड से कोलेस्ट्रॉल का बनना, या फिर वह एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से एक सिंपल स्ट्रक्चर की ओर भी बढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होना, वो भी हमारी स्केलेटल मसल्स के अंदर। फॉर्मर केसेस में हम इसे बायोसिंथेटिक पाथवेज या एनाबॉलिक पाथवेज के नाम से जानते थे, पर जैसे जैसे बाद में डिग्रेडेशन हुआ तो हम इसे कैटाबॉलिक पाथवेज के नाम से जानने लगे। एनाबॉलिक पाथवेज एज एक्सपेक्टेड कंज्यूम एनर्जी। एनाबॉलिक पाथवे में एनर्जी कंज्यूम होती है जब अमीनो एसिड्स की चेन बनती है, जिससे कि प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, तो उसमें एनर्जी लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो कैटाबॉलिक पाथवेज होते हैं उनमें जो एनर्जी है वो रिलीज़ की जाती है। एग्जाम्पल, जब हमारी स्केलेटल मसल्स में ग्लूकोज का डिग्रेडेशन होता है तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और उस समय वहाँ पर एनर्जी लिबरेट होती है, मतलब एनर्जी वहाँ पर निकलती है। This metabolic pathway from glucose to lactic acid, which occurs in 10 metabolic steps, is called glycolysis. Means ये जो मेटाबॉलिक पाथवे है जिसमें ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, यह 10 मेटाबॉलिक स्टेप में होता है, जिसे कि हम ग्लाइकोलाइसिस के नाम से जानते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म डिग्रेडेशन के दौरान निकलने वाली जो एनर्जी होती है उसको ट्रैप करना और उसको केमिकल बॉन्ड के रूप में बॉडी के अंदर स्टोर करना सीख चुके हैं, और जब उन्हें इसकी ज़रूरत होती है, इसकी आवश्यकता होती है, तब वह अपने बायोसिंथेटिक ऑस्मोटिक या फिर उनके जो मैकेनिकल वर्क होते हैं जो परफॉर्म करते हैं उनमें इसको यूज़ करती है। हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के फॉर्म में स्टोर रहती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, द लिविंग स्टेट। इस लेवल पर आपको यह समझना ज़रूरी है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें 10 या फिर हज़ारों की संख्या में केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें हम मेटाबोलाइट्स या फिर बायोमोलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। इन बायोमोलिक्यूल्स या मेटाबोलाइट्स का एक कंसंट्रेशन यहाँ पर फिक्स होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो एक स्वस्थ व्यक्ति में ग्लूकोज का जो ब्लड कंसंट्रेशन होता है वो होता है 4.2 टू 6.1 मिलीमोल पर लीटर, जबकि हार्मोन्स जो होते हैं वो नैनोग्राम्स पर मिलीलीटर में यहाँ पर होते हैं। The most important fact of biology system is that all living organisms exist in a steady state characterized by concentration of each of these biomolecules. बायोलॉजिकल सिस्टम का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट यह है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि स्टेडी स्टेट मतलब कि स्थिर अवस्था में होते हैं, उनमें बायोमोलिक्यूल्स, प्रत्येक बायोमोलिक्यूल्स का जो कंसंट्रेशन है वो लगभग वहाँ फिक्स होता है। दिस बायोमोलिक्यूल्स आर इन अ मेटाबॉलिक फ्लक्स। कोई भी केमिकल या फिजिकल प्रोसेस आसानी से इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाती है या वहाँ तक मूव कर जाती है। जो स्टेडी स्टेट होती है मतलब स्थिर अवस्था होती है वो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट होती है। हम अगर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, फिजिक्स की एक बात हम यहाँ पर याद करें तो जो इक्विलिब्रियम स्टेट होती है मतलब कि जो संतुलित अवस्था होती है वो किसी भी वर्क को परफॉर्म नहीं कर सकती, मतलब वो किसी कार्य को नहीं कर सकती है। As living organism work continuously, they cannot afford to reach equilibrium. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो लगातार कार्य करते हैं, और अगर वो लगातार कार्य कर रहे हैं तो वो इक्विलिब्रियम तक नहीं पहुंच सकते हैं।
Hence, the living state is a non-equilibrium steady state to be able to perform work. हालांकि जो लिविंग स्टेट है वो एक नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट होती है, मतलब कि एक असंतुलित स्थिर अवस्था होती है जो कि कार्य करने में सक्षम है या कार्य करने में योग्य होती है। जो लिविंग प्रोसेस होती है वो लगातार इक्विलिब्रियम में जाने से रोकने का प्रयास करती है। दिस इज अचीव्ड बाय एनर्जी इनपुट। जो मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस है वो एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए एक सिस्टम प्रोवाइड करती है। हालांकि लिविंग स्टेट और मेटाबॉलिज्म सिनोनिम्स है, मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है। बिना मेटाबॉलिज्म के लिविंग स्टेट नहीं हो सकती है। ये था हमारा लिविंग स्टेट का टॉपिक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जो है एंजाइम्स। एंजाइम्स, लगभग सभी एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं। कुछ न्यूक्लिक एसिड ऐसे होते हैं जो एंजाइम्स की तरह बिहेव करते हैं, उन्हें राइबोजाइम्स कहा जाता है। जो एंजाइम होते हैं उन्हें एक लाइन डायग्राम, मतलब एक रेखा चित्र में भी हम शो कर सकते हैं। An enzyme, like any protein, has a primary structure as an amino acid sequence of the protein. An enzyme, like any protein, has the secondary and the tertiary structure. जो प्रोटीन जैसे एंजाइम होते हैं उनका एक प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि हमने देखा था प्रोटीन में अमीनो एसिड्स की एक पूरी सीक्वेंस होती है जिससे प्रोटीन बना होता है, उसी प्रकार से एंजाइम का भी एक इस तरीके से प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। प्रोटीन जैसे एंजाइम के सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं। जब हम टर्शरी स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हम वहाँ नोटिस करते हैं कि जो प्रोटीन की चेन है, उस प्रोटीन की वो जो लॉन्ग चेन है, उसकी जो बैकबोन्स है वो स्वयं फोल्ड होकर, मतलब अपॉन इट्स सेल्फ, मतलब वो खुद ही फोल्ड होकर एक क्रिस क्रॉस एक स्ट्रक्चर बनाती है, एक वुलन बॉल जैसा स्ट्रक्चर बनाती है जिसमें कई प्रकार के पॉकेट्स या फिर दरारें, मतलब जेब या दरार जैसी संरचना हमें दिखाई देती है। वन सच पॉकेट इज द एक्टिव साइट, मतलब कि ये जो दरार या पॉकेट जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही है इसे एक्टिव साइट कहा जाता है। यह जो एक्टिव साइट है जो कि एंजाइम में हमें दिखाई देती है, जिसे हम दरार या पॉकेट कहते हैं, मतलब कि जेब कहते हैं, इसमें सबस्ट्रेट आकर फिट बैठता है। इस प्रकार एंजाइम एक्टिव साइट के थ्रू या एक्टिव साइट के माध्यम से किसी भी रिएक्शन की रेट को कैटेलाइज कर सकते हैं, उसे उत्प्रेरित कर सकते हैं। एंजाइम कैटेलिस्ट डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटेलिस्ट इन मेनी वेज। देखिए एंजाइम कैटेलिस्ट जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक कैटेलिस्ट से बहुत अलग अलग तरीकों में डिफरेंट होते हैं, मतलब कि वहाँ पर विभिन्नता रखते हैं। इसमें एक जो मेजर डिफरेंस है वो यहाँ पर बताया जा रहा है, वो बताना बहुत आवश्यक है। जो इनऑर्गेनिक कैटेलिस्ट होते हैं, है ना, जो इनऑर्गेनिक कैटेलिस्ट होते हैं वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर भी बहुत आसानी से या बहुत कुशलता से अपना कार्य कर सकते हैं, जबकि एंजाइम्स में ऐसा नहीं है। जब हाई टेम्परेचर्स होता है, मतलब कि अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अबोव का टेम्परेचर होता है तो एंजाइम डैमेज हो जाते हैं, मतलब कि नष्ट हो जाते हैं। पर यहाँ भी कुछ अपवाद है, एक्सेप्शंस है, जैसे कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर पर, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर्स पर रहते हैं। तो जो हाई टेम्परेचर पर रहने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनसे आइसोलेट किए गए जो एंजाइम्स होते हैं वो स्टेबल भी होते हैं और हाई टेम्परेचर, मतलब अप टू 80 डिग्री टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी सही तरीके से कैटालाइटिक पावर शो करते हैं, मतलब अपना कार्य कर सकते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी इज thus an important quality of such enzyme isolated from thermophilic organism। थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म से आइसोलेटेड किए गए एंजाइम्स की एक इम्पोर्टेंट क्वालिटी है थर्मल स्टेबिलिटी। अब हम अगला अपना टॉपिक पर आते हैं, वो है अगला टॉपिक हमारा केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाएं।
हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस एंजाइम? एंजाइम को कैसे समझा जा सकता है? उससे पहले हम समझते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। केमिकल कंपाउंड्स अंडरगो टू टाइप्स ऑफ चेंजेस। जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनमें टू टाइप्स के चेंज होते हैं, एक फिजिकली चेंज होता है और एक केमिकली चेंज होता है। तो जो फिजिकली चेंज होता है वह केवल शेप में चेंज करता है। जो बॉन्ड्स होते हैं उनको ब्रेक नहीं करता है, केवल शेप को चेंज करता है, इसलिए इसे फिजिकल प्रोसेस कहा जाता है। एक और फिजिकल प्रोसेस की बात करते हैं हम, तो चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, मतलब कि जो पदार्थ है, जो मैटर है, उसकी स्टेट मतलब उसकी अवस्था में परिवर्तन। जैसे कि जो आइस होती है उससे वो मेल्ट होती है वाटर में, और जब वाटर को गर्म किया जाता है तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या चेंज होगी, उसकी स्टेट चेंज हो गई। सॉलिड मेल्ट, आइस मेल्ट्स इनटू वाटर मीन्स सॉलिड से लिक्विड, और उस लिक्विड से क्या बन जाएगी, वेपर, मतलब कि वो लिक्विड से गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है। ये भी एक फिजिकल प्रोसेस है। When bonds are broken and new bonds are formed during transformation, this will be called a chemical reaction. जब ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान बॉन्ड्स बनते हैं, है ना, मतलब कि बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, तो यह जो है केमिकल रिएक्शन कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, ये एक रिएक्शन यहाँ शो कर रहे हैं हम। बेरियम हाइड्रोक्साइड की H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराइए, तो बेरियम और जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसके बीच का बॉन्ड टूटेगा, H2SO4 के बीच का बॉन्ड टूटेगा, बेरियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करके बेरियम सल्फेट बना लेगा, और वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर रिलीज कर दिए जाते हैं। यह एक इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन होती है। इसी प्रकार से जब स्टार्च का ग्लूकोज में हाइड्रोलिसिस होता है तो यह एक ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन होती है। रेट ऑफ अ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस refers to the amount of product formed per unit time. It can be expressed as rate equal del P upon del T. एक फिजिकल और रासायनिक दर, एक फिजिकल या रासायनिक दर, मतलब कि भौतिक या रासायनिक दर पर यूनिट टाइम में बनने वाले उसके प्रोडक्ट के अमाउंट को वहाँ पर शो करती है। इसको हम एक्सप्रेस करते हैं रेट इक्वल डेल पी अपॉन डेल टी में। रेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड वेलोसिटी इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड। अगर डायरेक्शन स्पेसिफाइड है, रेट का मतलब जो दर है उसका डायरेक्शन, उसकी दिशा स्पेसिफाइड है, तो हम उसे वेलोसिटी भी कह सकते हैं। जो फिजिकल और केमिकल प्रोसेस होती है वो टेम्परेचर मतलब कि तापमान से बहुत प्रभावित होती है। एक जनरल रूल है थंब का, जिसके अकॉर्डिंग दोनों दिशाओं में प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड परिवर्तन के लिए जो रेट है वो डबल हो सकती है या फिर डिक्रीज भी हो सकती है। कैटेलाइज्ड जो कैटेलाइज्ड रिएक्शंस होती है वो अनकैटेलाइज्ड रिएक्शंस से बहुत हायर्स होती हैं, मतलब बहुत उच्च रेट उनकी होती हैं। When enzyme catalyzed reactions are observed, the rate would be vastly higher than the same but uncatalyzed reaction. देखिए, जब एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शंस को हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम पाते हैं कि उसकी जो रेट है वो बहुत हायर होती है अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन से। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको दिखाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की जब वाटर से रिएक्शन कराई जाती है तो उससे बनता है कार्बनिक एसिड, और यहाँ पर एक एंजाइम काम कर रहा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। देखिए, जब इस रिएक्शन में एंजाइम अब्सेंट होता है, मतलब कि कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम यहाँ पर अब्सेंट है, तब यह रिएक्शन बहुत स्लो चलती है।
मतलब कि 1 घंटे के अंदर कार्बनिक एसिड के केवल 200 मॉलिक्यूल्स का ही यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। पर जब हम साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को यहाँ पर इसमें एज अ कैटेलाइज़र यूज़ करते हैं, तब इसमें बहुत तेज़ी से इसकी रेट बढ़ जाती है और प्रत्येक सेकंड मतलब एवरी सेकंड ये 6 लाख मोलेक्यूल्स कार्बनिक एसिड के बनाता है। कहाँ बिना एंजाइम के 1 आवर में 200 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा था, और जब हमने एंजाइम कार्बनिक एनहाइड्रेज को यहाँ पर ऐड कर दिया तो रिएक्शन देखिए कितनी फास्ट हो गई है। हर सेकंड में मतलब 1 सेकंड के अंदर 6 लाख मॉलिक्यूल्स कार्बनिक एसिड के बन रहे हैं। ठीक है। द एंजाइम हैज़ एक्सीलरेटेड द रिएक्शन रेट बाय अबाउट 10 मिलियन टाइम। जो एंजाइम होते हैं वो रिएक्शन की रेट को 10 मिलियन टाइम्स, है ना, 10 मिलियन टाइम्स उसको तेज कर देते हैं। एंजाइम्स की पावर बहुत इनक्रेडिबल होती है। There are thousands of types of enzyme which catalyzing a unique chemical or metabolic reaction। यहाँ पर हजारों टाइप्स के एंजाइम्स हैं जो कि प्रत्येक जो होते हैं वो एक यूनिक केमिकल या मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं। एक मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शंस में हम देखें तो उसकी जो अलग अलग जो स्टेप्स होती हैं उन स्टेप्स के अंदर या तो सेम एंजाइम कॉम्प्लेक्स होगा या फिर डिफरेंट एंजाइम कॉम्प्लेक्स भी उसमें वर्क कर सकते हैं। तो यह कहलाता है मेटाबॉलिक पाथवे। जब मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन होगी तो मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन है मतलब कि उसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस की स्टेप्स है, तो हर स्टेप में सेम एंजाइम भी हो सकता है, डिफरेंट टाइप के एंजाइम भी वहाँ पर पाए जा सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है मेटाबॉलिक पाथवे। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर देखते हैं ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। एक्चुअली ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन जो है एक मेटाबॉलिक पाथवे है जिसमें ग्लूकोज जब पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है तो वहाँ पर 10 डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम उस मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं। जब हमारा चैप्टर नंबर 14 आएगा जो रेस्पिरेशन का चैप्टर है उसमें हम इस पूरी ग्लाइकोलिसिस के साइकिल को ग्लूकोज से पायरुविक एसिड की बनने की जो पूरी प्रोसेस है उसके बारे में पूरी एक डिटेल स्टडी वहाँ पर करेंगे। At this stage, you should know that this very metabolic pathway with 1 or 2 additional reactions give rise to a variety of metabolic end product। जब इस तरीके से यहाँ पर मेटाबॉलिक पाथवे जब चल रहा है तो यहाँ पर 1 या 2 एडिशनल रिएक्शंस जो होती हैं वो मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स में वेराइटी को बढ़ा सकती है। हमारी जो स्केलेटल मसल्स होती है वो अंडर एनएरोबिक कंडीशन मतलब कि अवायवीय स्थिति में, एनएरोबिक कंडीशंस का मतलब कि जब ऑक्सीजन वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती है, तो हमारी स्केलेटल मसल्स में एनएरोबिक कंडीशन में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और एरोबिक कंडीशंस जब होती है तब वहाँ पर पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। यीस्ट में फर्मेंटेशन के दौरान द सेम पाथवे लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। मतलब कि जब यीस्ट में फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है तो ये इसी प्रकार का एक पाथवे वहाँ पर भी कार्य करता है और वहाँ पर इथेनॉल मतलब एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। हेंस इन डिफरेंट कंडीशन डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल। हालांकि डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स जो है वहाँ पर बन सकते हैं। तो आज हम हमारे टॉपिक को यहीं पर ओवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हाउ डू एंजाइम ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट्स ऑफ केमिकल कन्वर्शंस। So goodbye, thank you, have a nice day।